Now, the second topic that we are going to take today is also a very important topic. Not only because of our exam point of view, it is important because it is a major taxation amendment in the Indian history. Okay. So we'll be dealing with the retrospective taxation is going to be ended. अब retrospective taxation क्या है? Retrospective का meaning होता है back in time. ठीक है. तो अगर पानी दे दीजिए, ठीक. तो अगर आज कोई लॉ इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, आज की डेट में, एंड इफ दैट लॉ हैज एन इफेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक डेट, अगर ये लॉ इंप्लीमेंट होता है फ्रॉम लाइक 1 ईयर बैक, जैसे आज अगर गवर्नमेंट कोई लॉ ले आती है और कहती है कि इस लॉ का इफेक्ट जो होगा वो आज से 10 साल पहले से स्टार्ट होगा, तो दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि व्हाई दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वाज ब्रॉट इन इंडिया. ठीक है. व्हाट वाज द केस, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉज लाने पड़े, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. तो अगर इफ वी टॉक अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, तो इट एक्सटेंड्स ओनली इन टैक्सेशन लॉज, टैक्सेशन एंड सिविल लॉज, but not in criminal laws. Okay. So government cannot bring about a retrospective taxation in a criminal law. मतलब अगर गवर्नमेंट आज चाहे तो ये कोई लॉ नहीं ले आ सकती कि क्रिमिनल लॉ नहीं ला सकती जो कि पिछले टाइम से इंप्लीमेंट किया जाए, बट सिविल एंड टैक्सेशन लॉज कैन बी ब्रॉट which will be having the effect from back dates. So that is a very important point that we need to always remember is कि government cannot bring a criminal law which will be having a retrospective effect, but taxation and civil laws can be retrospective. Okay. So why news? Because Government of India has introduced the Taxation Laws Amendment Bill 2021 in Lok Sabha. It is going to also be passed. That is why we are going to study here. The bill seeks to withdraw tax demands made using 2012. Okay, 2012 में the Finance Act 2012. अब Finance Act क्या होता है? Finance Act is usually presented during the budget. ठीक है. तो Finance Act 2012 के अंदर जो टैक्सेशन लॉज थे, अब टैक्सेशन लॉज कौन से? इनकम टैक्स लॉ नहीं. टैक्सेशन कौन से? LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स. तो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड LTCG एक्रोनिम. ठीक है. तो व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स? इफ यू आर होल्डिंग एनी कैपिटल फॉर मोर देन अ ईयर, ठीक है, तो अगर आप उस कैपिटल को मोर देन अ ईयर होल्ड करने के बाद आप उसको सेल करते हो, अगर उस पर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो यू विल हैव टू पे LTCG टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी कंपनी के फॉर एग्जांपल रिलायंस के शेयर हैं, ठीक है, अगर आप इन शेयर्स की वैल्यू 10,000 रुपीज है और आपने ये मान लीजिए कि आपने 10,000 में खरीदे थे शेयर और आपने ये 12,000 में बेच दिए, ठीक है, तो अब इन शेयर्स पे आपको एक प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को गवर्नमेंट टैक्स करती है, उसी को हम कहते हैं LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स. अंडरस्टूड? इनहेरिटेंस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं लगता है. इफ यू आर इनहेरिटिंग सम प्रॉपर्टी तो यू विल नॉट बी चार्ज द LTCG. Okay, but if you are selling some property, okay, then you will be charged LTCG, long term capital gains tax. Even if you are not selling your shares, है ना, even if you are redeeming them, okay, then also you will be you will be charged the long term capital gains tax. Okay, long term capital gains tax. तो अगेन व्हाट इज वी अंडरस्टूड कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है एंड हाउ इट फंक्शंस. तो ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी 2012 में.
अब वो जरूरत क्यों पड़ी, विल बी डीलिंग विद दिस इन द वोडाफोन टैक्स केस। अब ये वोडाफोन टैक्स केस क्या है, बहुत फेमस है। इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली लॉस्ट द आर्बिट्रेशन इन वोडाफोन टैक्स केस ऑल्सो एंड इन द केन्स एनर्जी टैक्स केस ऑल्सो। दो कंपनियों के साथ इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेशन डिस्प्यूट्स में हार का सामना करना पड़ा है इन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वोडाफोन टैक्स केस क्या था और हाउ दिस टैक्स केस, टैक्स अवॉइडेंस केस brought into effect this retrospective amendment that was brought to the Finance Act of 2012. So Vodafone tax case is very important, very interesting basically. See how कंपनीज का जो मेन एम है वो टैक्स अवॉइड करना है, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है क्योंकि कॉर्पोरेट्स पे, ठीक है, तो दे वांट टू अवॉइड टैक्स और टैक्स अवॉइडेंस में बहुत बिलियंस डॉलर्स का सेविंग होती है उनकी। तो हुआ ये कि पहले कंपनी थी इंडिया में हच, ओके, HUTCH, हच। इट वाज जॉइंटली ओन्ड बाय एसआर ग्रुप, ठीक है। अब ये हुआ कि हच की 67% होल्डिंग्स, दिस इज इंडिया, ओके ओके, दिस इज इंडिया, लेकिन हच की 67% होल्डिंग किसके पास थे, हचिंसन। दिस वॉज अ कंपनी हचिंसन इन हांगकांग, ठीक है। अब ये कंपनी हांगकांग में रजिस्टर्ड थी, हचिंसन, जिसके पास हच के 67% शेयर्स थे। इसका मीनिंग ये हुआ कि हच एसआर जो कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, हच का एक टेलीफोन वो आता था, सिम आता था, ठीक, तो हच की बेसिक ओनरशिप किसके पास थी, हचिंसन के पास, या हचिंसन वैम्फोआ, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ व्हाट हचिंसन डिड वाज, हचिंसन ने अपने 100% शेयर, हचिंसन की 100% शेयर होल्डिंग किसके पास थी, CGP ग्रुप। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन केमन आइलैंड्स, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन केमन आइलैंड। समझने की कोशिश करिए, इसकी 100% शेयर होल्डिंग किसके पास थी, CGP ग्रुप, केमन आइलैंड, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, दिस इज द पिक्चर। नाउ कम्स वोडाफोन। वोडाफोन वांट्स टू परचेज द शेयर होल्डिंग ऑफ हच, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, ये इंडिया है, ये फॉरेन है पूरा। अब यहां पे आती है वोडाफोन। वोडाफोन इज अ ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, वोडाफोन ब्रिटिश, ठीक है, यूके। व्हाट वोडाफोन डज इज, वोडाफोन एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है नेदरलैंड्स में, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है नेदरलैंड्स में, इसको कहते हैं वोडाफोन, ठीक है, वोडाफोन LLP, ठीक है। दिस इज फॉर एग्जांपल वोडाफोन, वोडाफोन की ही नाम से नेदरलैंड्स में कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है वोडाफोन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, दिस CGP is having 100% shareholding of Hutchinson Whampoa, okay. What CGP does is, CGP sells the 100% shareholding of Hutchinson to Vodafone, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की टैक्स ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, आउटसाइड द इंडियाज टैक्स ज्यूरिसडिक्शन, व्हाट हैपेंस इज कि एक फॉरेन कंपनी एक दूसरी फॉरेन कंपनी को एक इंडियन कंपनी की शेयर होल्डिंग बेचती है। दिस इज व्हाट हैपेंस, अंडरस्टूड। मतलब एक फॉरेन कंपनी CGP जो कि केमन आइलैंड्स में है, इट सेल्स द शेयर्स टू वोडाफोन विच इज ऑल्सो फॉरेन कंपनी इन नेदरलैंड्स। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर करने वाली कि नेदरलैंड्स में ही क्यों कंपनी बनाई गई। तो नेदरलैंड्स और इंडिया के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी। उस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंडर ये था कि अगर कोई भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे की कंपनीज को फेयर ट्रीटमेंट देंगी, ठीक है। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में ये होता है कि दो कंट्रीज के बीच में अगर बायलैटरल BIT है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, दैट मींस अ कंपनी ऑफ कंट्री A विल बी हैविंग फेयर ट्रीटमेंट इन कंपनी ऑफ
in the country of B. Yeah, the company of country B will be having the fair and equal treatment as with respect to the other companies in the company A. ठीक है. अब ये दूसरा ये है कि केमन आइलैंड्स में ये सीजीपी थी, इसने तो अपना होल्डिंग्स बेच के वोडाफोन को और ये गायब हो गई. ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पूरा खेल देखा और कहा कि भाई हम, ये कंपनी तो इंडिया की है, ये हज कहाँ की है, इंडिया की है, ऑपरेट कहाँ कर रही है, इंडिया में है, और यहां पे लिख के आ गया वोडाफोन एसआर, और एक ऐड भी आता था वोडाफोन इज हज इज नाउ वोडाफोन. ये एक ऐड आता था, बड़ा पॉपुलर ऐड था. तो हज खत्म हो गया और वोडाफोन एसआर कंपनी बन गई बाद में. अब वोडाफोन एसआर वोडाफोन आइडिया है. ठीक है, लेकिन उसके बारे में अभी कोई डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है. व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इज कि वोडाफोन ने हज की शेयर होल्डिंग खरीदी बाहर, इंडिया के बाहर. ओके, लेकिन इंडियन टैक्स लॉ सेज दैट कि अगर इंडिया का कोई भी शेयर होल्डिंग, ओके, इंडियन टैक्स लॉ सेज दैट इफ वी तो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हज की शेयर होल्डिंग्स, हज वॉज एन इंडियन कंपनी, इट वॉज ऑपरेटिंग इन इंडिया, इट वॉज रजिस्टर्ड इन इंडिया, बट इसकी शेयर होल्डिंग 67%. और अगर आपके पास किसी कंपनी की 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो यू बिकम नेचुरली द ओनर ऑफ द कंपनी. ओके, तो 67% शेयर होल्डिंग हचिंसन ने सीजीपी को बेची, सीजीपी ने वोडाफोन को बेच दी. अंडरस्टूड. तो अब ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम किसे टैक्स करें, क्योंकि इंडियन कंपनी के 67% शेयर होल्डर, जो कि बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर वैल्यू में था, अगर इस पे हमने टैक्स नहीं लगाया तो दैट विल बी अ ह्यूज लॉस टू इंडिया. ओके, तो व्हाट इंडियन टैक्स अथॉरिटीज डिड, दे कॉट वोडाफोन, कि भाई वोडाफोन को इन्होंने पकड़ा कि आपने जब हमारे हज के शेयर खरीदे, ठीक है, तो बेसिक इंडिया का टैक्स लॉ ये कहता है, okay, India's tax law says that if you want to, if India's company, if there is an Indian company, ठीक है, अगर इसके शेयर आपके पास हैं, ठीक है, और ये शेयर आपने किसी और को बेचे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, तो हम आपको टैक्स करेंगे. लेकिन किसको टैक्स करेंगे? जो बेचेगा उसको टैक्स करेंगे. ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, आप वर्ल्ड में उसको किसी को भी बेच देते हो, तो जो बेचेगा एंटिटी उसको हम टैक्स करेंगे एलटीसीजी. ओके, लेकिन यहां पे क्या था कि एक सीजीपी जो कि फॉरेन एंटिटी थी, उस कंपनी ने वोडाफोन, जो कि एक अलग फॉरेन वोडाफोन नेदरलैंड्स थी, दोनों फॉरेन एंटिटीज के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था. तो गवर्नमेंट ने वोडाफोन को कहा कि वी विल बी टैक्सिंग यू बिकॉज आपने टीडीएस क्यों नहीं काटा. टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. इंडिया का टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई शेयर होल्डिंग खरीद रहे हो, टीडीएस का मतलब भी होता है कि जहां पे गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली पावर नहीं है टैक्स करने की, बट इट ऑथराइज समवन एल्स टू टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वोडाफोन को टीडीएस काट के गवर्नमेंट को देना चाहिए था व्हेन दे वर मेकिंग द परचेज. बट वोडाफोन सेड कि दैट वाज नॉट, दैट इनकम वाज like that transaction took place in a jurisdiction that was outside India. How can we deduct TDS there? है ना. तो फिर ये बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गया. बॉम्बे हाई कोर्ट said that although it is a legally valid thing, ठीक है, but the taxation laws में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपके ऊपर ऐसे टैक्स इंपोज कर सकती है. You are legally correct, but you will have to still pay the TDS that Indian government is asking for you. ठीक है. तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया. सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉस्ट द केस. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि इट इज परफेक्टली वैलिड. ठीक है, अगर आपके लॉ में प्रॉब्लम है तो यू नीड टू करेक्ट द लॉ. सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट करेक्ट द लॉ. आई एम हियर टू इंटरप्रेट द लॉ. तो उसके बाद क्या हुआ, जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये केस हार गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ब्रॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ. ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ क्यों लाई?
इस टैक्सेशन लॉ फाइनेंस एक्ट 2012 के अंदर ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अमेंडमेंट ये आया कि इफ एनी कंपनी, अगर कोई कंपनी सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इट्स इनकम इंडिया से डिराइव कर रही है, ठीक है, तो उस कंपनी को अगर किसी भी प्रकार का शेयर, उसकी अगर शेयर का खरीद फरोख्त भी कहीं भी होगा वर्ल्ड में, तो इंडियन गवर्नमेंट विल बी हैविंग द पावर टू टैक्स दैट ट्रांजैक्शन। मतलब ये प्रोविजन इंडियन लॉ में नहीं था कि अगर इंडियन कंपनी के शेयर कोई दूसरी कंपनीज खरीद रही हैं आपस में, तो इंडियन गवर्नमेंट उनको टैक्स नहीं कर सकते थे। बट नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि फाइनेंस एक्ट 2012 के थ्रू, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2012 के थ्रू व्हाट गवर्नमेंट डिड वाज कि ठीक है, आप इंडियन कंपनी के शेयर्स को अगर कहीं बेचोगे तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन अगर कोई इंडियन एंटिटी बाहर को बेचती है तब, ओके, अगर कोई इंडियन एंटिटी है, दैट पर्सन इज ओनली टैक्सेबल अंडर इंडियन लॉज, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, फाइनेंस एक्ट 2012 के बाद व्हाट हैपेंड वाज कि गवर्नमेंट सेड दैट नो, any entity who is selling, okay, any entity who is selling the shares of a company which is deriving the substantial portion of its income from India to any third party will have to pay the tax. Okay, understood? This is the concept of retrospective taxation. लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको भी चैलेंज किया वोडाफोन ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में, है ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, एंड देन ऑल्सो इंडिया लॉस्ट द केस। एंड व्हेन इंडिया लॉस्ट द केस, व्हाट हैपेंड वाज इंडिया हैड टू पे वोडाफोन अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी इन द टर्म्स ऑफ डैमेजेस, ठीक है। तो दिस वाज वोडाफोन टैक्स केस। तो फिर 2012 में वही गवर्नमेंट ने टू क्लैरिफाई कि एनी काइंड ऑफ इनकम दैट इज अराइजिंग फ्रॉम अ कंपनी दैट इज ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है ना, तो अगर उस कंपनी की शेयर होल्डिंग अगर आप कोई भी दो पार्टी आपस में खरीद फरोख्त कर रही है, तो दे विल हैव टू पे टैक्स टू इंडियन टैक्स अथॉरिटीज। नाउ व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिमूव दिस क्लॉज, बिकॉज दिस क्लॉज हैज लेड टू अ लाइक डेफिनेट इरोजन इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और जो बिजनेस इन्वायरमेंट इंडिया के बारे में फॉरेन कंपनीज का है, वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट तो टैक्सेशन लॉज में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके हमारे ऊपर कभी भी एक्स्ट्रा बर्डन टैक्सेशन का डाल सकती है। और केयर्न्स एनर्जी केस जो है अलग, दूसरा द सेकंड केस इज केयर्न्स, CAIRNS, केयर्न्स एक अलग कंपनी है लाइक वोडाफोन। तो ये कंपनी भी अभी $1.2 बिलियन का केस जीत गई है अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में सब्सटैंशियल लॉसेस झेलने के बाद गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिमूव, okay, government is trying to remove the clause itself, remove the effect of our Finance Act 2012, and to bring about a certain certainty in the taxation laws of India, so that the companies, the foreign companies that are trying to bring investment to India are not afraid of some retrospective tax law। क्योंकि आज अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट लेके आती है इंडिया में, तो वो आज के लॉज जो प्रेवलेंट लॉज हैं या आज के फ्यूचर के लॉज के बारे में सोच के आएगी, राइट। बट that company will be at a very good drawback, like it will be facing a huge drawback अगर आज की गवर्नमेंट कोई बैक डेट में जाके अमेंडमेंट कर देती है और उसका टैक्स बर्डन भी इस कंपनी पे पड़ जाता है, ओके। तो टू improve the ease of doing business and to improve the like certainty in the taxation laws, है ना, this law was this amendment to tax amendment 2012 and 2000 tax amendment 2021 is being brought. Okay, now what are the basic points in this amendment 2021? No tax demand shall be raised in future on the basis of a retrospective amendment for any indirect transfer of assets in transaction before 28th May 2012. Basically this is 28th May 2012 टू 28 मई 2012 को फाइनेंस एक्ट 2012 इंप्लीमेंट किया गया था। मतलब अगर इस एक्ट की वजह से किसी प्रकार का टैक्स डिमांड अराइज हो रहा है किसी कंपनी पे, ओके, अगर इस फाइनेंस एक्ट 2012 की वजह से एनी सर्टेन काइंड ऑफ डिमांड इज अराइजिंग ऑन एनी कंपनी, तो दैट डिमांड विल नॉट बी रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी मोर।
मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिनाउंसिंग इट्स क्लेम, इट्स टैक्स क्लेम्स ऑन एनी कंपनी ऑन विच एनी काइंड ऑफ डिमांड वाज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बाद अगर किसी कंपनी के ऊपर टैक्सेशन बर्डन पड़ा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो टैक्सेशन बर्डन हटा देगी। ये इसका पूरा पॉइंट का मीनिंग है। नाउ टैक्स रेज्ड फॉर द इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स, लाइक इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स मतलब अगर एक कंपनी, सेकंड कंपनी एंड थर्ड कंपनी, द वोडाफोन टाइप्स, है ना, तो टैक्स रेज्ड फॉर द इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स बिफोर May 28, 2012, ठीक है, वुड बी नलिफाइड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस। मतलब 2012 के बाद अगर कोई इफेक्ट पड़ा है, 2012 के बाद की कोई कंपनी है उसके ऊपर पड़ा है तो वो तो डिमांड ही खत्म हो जाएगी गवर्नमेंट की। लेकिन 2012 के पहले की कोई कंपनी है, पहले का कोई ट्रांजैक्शन है बेसिकली, अगर उस ट्रांजैक्शन पे कोई डिमांड है तो वो भी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खत्म कर देगी इफ सर्टेन क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। ठीक है, तो विल बी सीइंग व्हाट दोस क्राइटेरिया आर। ओके, conditions, the first one is कि गवर्नमेंट विल ओनली पे द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मतलब अगर कोई दो कंपनीज के बीच में इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हुआ था इंडियन कंपनीज का और गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्सेशन लगा दिया था, तो जो टैक्स में मनी कलेक्ट हुई है वो मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटर्न कर देगी इन पार्टीज को, लेकिन बस प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करेगी, इंटरेस्ट रिटर्न नहीं करेगी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, नाउ आर्बिट्रेशन अबाउट, एज आई सेड, केन्स एनर्जी $1.2 बिलियन रुपीस का है। ठीक है, 1.26, एंड इट इज अबाउट $40 बिलियन वोडाफोन ग्रुप पीएलसी। तो इफ वी सी द काइंड ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स जिनकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट का डिमांड अराइज हुआ है, तो टोटल डिमांड 17 है, टोटल 17 डिमांड्स हैं, यानी 17 ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं आउट ऑफ कंट्री, इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिन पे इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स डिमांड रेज किया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें इस पे टैक्स दो, और असेसमेंट पेंडिंग है कोर्ट्स में, दो असेसमेंट्स पेंडिंग है। केसेस इन आर्बिट्रेशन ऑलरेडी, आर्बिट्रेशन में 4 केसेस ऑलरेडी हैं। आर्बिट्रेशन अवार्ड्स गिवन 2 में, एक तो वोडाफोन और एक केन्स ग्रुप। तो ये सारी डिमांड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन की, जो टैक्स की जो डिमांड्स है वो खत्म कर देगी, लेकिन सब्जेक्ट टू सम राइडर्स, लाइक कि हम प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे कर देंगे और आपको इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, और हम सारे अपने आर्बिट्रेशन विड्रॉ कर लेंगे और आप भी अपने आर्बिट्रेशन विड्रॉ कर लो। मतलब जो एक सर्टेनिटी इन टैक्सेशन लॉ क्रिएट करने की कोशिश है इस पूरे इसके थ्रू। ठीक है, so I hope you understood. It was interesting topic to understand how companies are trying to evade tax, trying to avoid tax, okay, and how the government is trying to create an environment where the companies bringing in the foreign investment feel safe, okay, because retrospective amendment is not a very good taxation law, ठीक है, क्योंकि retrospective tax तो आप ऐसा टैक्स इंप्लीमेंट कर रहे हो जिसके बारे में पहले किसी ने कंसिडर ना किया हो, तो दे वुड हैव नॉट प्लान्ड फॉर इट।